कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों के लिए कंटिन्यूटी के साथ बाल विकास और साइकोलॉजी का टेस्ट लेकर आते हैं। आप लोगों को कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग एग्जाम में प्रथम बार ही पहले ही अटेम्प्ट में टॉप लिस्ट में पहुंच जाए। जैसे एग्जाम में पेपर आता है उसी के अकॉर्डिंग हूबहू हम आपको किसी भी टॉपिक से 20 नंबर का टेस्ट छाट कर ला रहे हैं ताकि आप लोग कोई भी समस्या ना महसूस करें एग्जाम में बैठते हुए। उसी के अकॉर्डिंग, उसी सिलेबस, उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन हम आपको प्रदान कर रहे हैं। तो आवश्यकता है हमें और आपको मिलकर किसी भी कार्य को मेहनत के साथ आगे बढ़ाने की और कम समय में सफलता प्राप्त करने की। तो आइए, आज का जो हमारा टेस्ट है वो टेस्ट नंबर 18 है और आज का जो हमारा टेस्ट है वो मिक्स है। उसमें ऑल जो सिलेबस है उससे हमने मिक्स, क्योंकि हम आपको एक हफ्ते में एक या दो मिक्स टेस्ट भी करा रहे हैं ताकि आप लोगों को मिक्स तक भी पता रहे कि क्या रहता है मिक्स में। और टॉपिक बाय टॉपिक भी हम आपको कंटिन्यूटी के साथ 12-13 टॉपिक हो चुके हैं हमारे साइकोलॉजी के टेस्ट के। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो 13-14 टॉपिक होगा। तो आप वो सब प्ले लिस्ट में पढ़े हुए हैं टेस्ट, आप उन्हें जाके वहां से कंप्लीट तैयारी करें, पढ़े। और बाकी एसएसटी का जो पोर्शन है वो भी आपका प्ले लिस्ट में पढ़ा हुआ है। उसमें आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी और संविधान, नागरिक शास्त्र जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये 3 चीजें आपकी पढ़नी है। बाकी भाषा भी आपकी चल रही है हिंदी, वो भी आपकी प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है। हिंदी के टेस्ट भी आपके प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं और आपका एसएसटी के टेस्ट भी प्ले लिस्ट में पड़े। आप वहां से जाकर अपनी कंप्लीट तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित, याद रखना, पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है। शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है, क्या कहलाती है? ए की रीडिंग, बी री रीडिंग, सी स्कैनिंग, डी स्कीमिंग। बताइए, पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग को पढ़ने में किया जा सकता है वो क्या कहलाती है? की रीडिंग, रीडिंग, स्कैनिंग, स्कीमिंग। वो कहलाती है स्कैनिंग। सी आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हम सभी में आवश्यकता अनुसार अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन की शुरुआत होती है। मतलब जैसे जैसे हमें नीड पड़ती है अभिप्रेरणा की, मोटिवेशन की, वैसे वैसे हमारे में बढ़ता जाता है। वो ये कह रहा क्वेश्चन, छात्र की वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है। मतलब ये कह रहा है कि हमें तो आवश्यकता अनुसार अभिप्रेरणा मिलती रहती है समय समय पे, लेकिन छात्र की वह कौन सी आवश्यकता है जिसे सबसे पहले पूरा किया जाना चाहिए? देखते हैं। सम्मान, शारीरिक आवश्यकता है उसकी, जो से उसकी नीड है बेसिक, खाने की, पीने की, और जो भी बेसिक नीड है वो सब इसी में आ जाएगी। सामाजिक आवश्यकता है, आत्म अनुभूतिकरण। बताइए कौन सी आवश्यकता को उसकी पूरा करना चाहिए सबसे पहले? वो है शारीरिक आवश्यकता है, जो उसकी शरीर की नीड है वो सबसे पहले पूरी होनी चाहिए, तभी उसका विकास होगा, तभी वो आगे बढ़ेगा, तभी वो एक बेहतर कार्य कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि क्या है? मतलब मैं अगर आपकी कक्षा ले रहा हूं और किसी विषय पे मैं चर्चा कर रहा हूं तो परिचर्चा के समय मेरे लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि कौन सी होनी चाहिए? ए
तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या, मतलब तार्किक आधार पर किसी भी चीज को सॉल्व करना, इमेजिंग करना, सोच विचार करना, उसका कॉन्सेप्ट देखना और उसका आंसर प्राप्त करना। बी, उद्देश्यों की सूचना। सी, श्याम पट पर विषय वस्तु लिखना। बताइए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक प्रथम गतिविधि क्या है? सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक प्रथम गतिविधि एक अध्यापक के लिए है कि वो बच्चों में तार्किक क्षमताओं का विकास करे। बच्चों में तार्किक क्षमताओं का विकास करे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन पुनर्बलन, पुनर्बलन मतलब रिपीटेशन का उदाहरण है? पुनर्बलन का उदाहरण है। ए, नहीं लता उत्तर 30 नहीं है। नहीं लता उत्तर 30 नहीं है। बी कहता है सुनील तुमने सही कहा। सुनील तुमने सही कहा। सी कहता है ए और बी दोनों, मतलब नहीं लता उत्तर 30 नहीं ये भी, और सुनील तुमने सही कहा ये भी। डी कहता है कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, जो पुनर्बलन का उदाहरण है वो है बी, सुनील तुमने सही कहा। इसमें पुनर्बलन तब नहीं होता अगर होता सुनील ने सही कहा, फिर इसमें लगा दिया तुमने सही कहा। नहीं तो इतना हो सकता था तुमने सही कहा, सुनील ने सही कहा। तो ये पुनर्बलन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों में 100 अध्याय की अक्षमता का विकास किया जा सकता है। बच्चों में 100 अध्याय की क्षमता का विकास किया जा सकता है। कैसे? महान व्यक्तियों के उदाहरण प्रस्तुत करके, मतलब उनके सामने जैसे गांधी जी है, सरदार पटेल है, हमारे जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा गांधी है, और भी बहुत एपीजे अब्दुल कलाम है। इनके महान व्यक्तियों के उदाहरण प्रस्तुत करके, नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर, मतलब नूतन मतलब वर्तमान से चीजें जोड़कर और वर्तमान के साथ साथ आसपास के एनवायरमेंट से जोड़कर प्रैक्टिकली और थॉटिकली दोनों तरीके से उन्हें समझाया जाए। सी कहता है स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करके, मतलब जैसे मैं टीचर हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं 100 अध्याय की क्षमता तब विकास कर सकता हूं आप लोगों में अगर मैं अपना उदाहरण आपको प्रस्तुत करूं, जबकि ऐसा नहीं है। ना तो तीसरा हो सकता ना दूसरा, पहला हो सकता। तो इसमें हो सकता है बी, नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। नूतन मतलब वर्तमान से जोड़कर चीजों को, तभी आपका 100 अध्याय की क्षमता का विकास हो सकता है। प्रश्न नंबर 6, संवेग। संवेग मतलब इमोशनलिटी। संवेग का मतलब होता है इमोशनलिटी क्या है? ए, प्यार व स्नेह, मतलब ये कह रहा प्यार व स्नेह। बी कह रहा क्रोध व भय, गुस्सा और डर। डी कह रहा, सी कह रहा उत्तेजना एवं भाव में परिवर्तन, मतलब हमारे में कभी इतना गुस्सा आता है कभी कभी और हमारे जो इंट्रैक्शन है वो चेंज होने लगते हैं। तो ये कह रहा उत्तेजना आती है और भाव में परिवर्तन हो जाता है। डी कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसमें हमारा आंसर है सी, उत्तेजना एवं भाव में परिवर्तन। तो संवेग जो होता है हमें उत्तेजित करता है और हमारे जो भाव है वो एकदम चेंज होने शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है पाठ्य पुस्तक पठन, बी रुचि, सी जिज्ञासा। तो बताइए पाठ्य पुस्तक पठन, रुचि या फिर जिज्ञासा? इसमें जो हमारा आंसर है वो है जिज्ञासा। सबसे पहले व्यक्ति को किसी भी चीज के प्रति जिज्ञासा, इच्छा, उसे करने की लालसा, उसे करने के लिए उत्सुकता होनी जरूरी है। तो सीखने की प्रक्रिया का पहला जो चरण होता है वो होता है जिज्ञासा। आपके अंदर जिज्ञासा हो, ललक हो, आपको करने की इच्छा हो, कुछ नया सीखने की आपको उम्मीद हो
और आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो। क्वेश्चन नंबर 8, प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मतलब इन दोनों में, प्रयास में और त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? अभ्यास, प्रेरणा, लक्ष्य या फिर वाद विवाद? इनमें सबसे महत्वपूर्ण है लक्ष्य, प्रयास और त्रुटि। मतलब लक्ष्य को टारगेट करो, जैसे सीटेट है इस बार हमारा लक्ष्य, टेट है या सुपर टेट है हमारा लक्ष्य, तो अपना लक्ष्य फिक्स करो और उसी के अकॉर्डिंग लक्ष्य के प्रयास कंटिन्यूटी के साथ प्रयास करो। अगर कुछ प्रयास में कमी हो रही है उनमें सुधार करो। तो सबसे महत्वपूर्ण है इनमें लक्ष्य, लक्ष्य के बाद प्रयास और त्रुटि हो रही तो उसमें सुधार। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। मतलब बच्चे को जो शिक्षक द्वारा गृह कार्य दिया जा रहा है उसकी जांच कैसे करनी चाहिए? कभी कभी, कभी नहीं, या फिर नियमित। नियमित मतलब कंटिन्यूटी के साथ, लगातार और बार बार। आप एक हफ्ते में भी जांच कर सकते हैं, ओरल टेस्ट भी देके जांच कर सकते हैं, आप मौखिक भी करा सकते हैं, आप क्लास में डिस्कस भी करा सकते हैं, या फिर और भी बहुत तरीके हैं, या फिर तिमाही, छमाही, वार्षिक एग्जाम लेकर। तो कंटिन्यूटी के साथ, नियमित। क्लियर है? नियमित जांच। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? मतलब ऐसा कौन सा वाद विवाद है या ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चे को खुद अपना स्वयं का ज्ञान बढ़ाने में मदद करता है? ए, व्यवहारता, बी, संज्ञानवाद, सी, रचनावाद। बताइए। इसका आंसर है रचनावाद। क्यों है? वो इसलिए है कि जब बच्चा नई नई चीजों को सीखेगा, नए नए कार्यों को करेगा, जैसे बच्चे को खिलौना दिया, बच्चे ने वो पहले थोड़ी देर खेला, फिर उसके पुर्जे खोले और फिर पुर्जे खोल के देखा और फिर वो दोबारा से बांधने की कोशिश कर रहा है, पेच लगा रहा है। तो क्या है? उससे उसका ज्ञान बढ़ता है, नई नई चीजों का निर्माण होता है, उसकी तार्किक क्षमता बढ़ती है। तो सबसे जो बच्चे को ज्ञान बढ़ाने का जो अवसर देता है वो देता है रचनावाद या सृजनात्मकता। ठीक है? नई नई चीजों का निर्माण। क्लियर है? कोई डाउट? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार, असामाजिक मतलब गलत व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है, क्लास में कर रहा है, क्लास से बाहर कर रहा है, क्लास के बाद कर रहा है, सभी इसी में आता है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? आप किसी कक्षा के अध्यापक हो, आपकी कक्षा में कोई छात्र या छात्रा गलत व्यवहार कर रहा है या कर रही है, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना होगा, क्या करना चाहिए? ए, छात्रों को शारीरिक दंड देना चाहिए। बी, उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, मतलब बच्चा, छात्र या छात्रा ऐसा क्यों कर रहा है या क्यों कर रही है, उसकी पृष्ठभूमि जाननी चाहिए, बैकग्राउंड। उसे उपदेश देना चाहिए। डी, कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए, दंड देना चाहिए, उपदेश देना चाहिए या फिर उसका कारण जानना चाहिए? उसका कारण जानना चाहिए। उसके व्यवहार का कारण क्या है? ऐसा तो नहीं कोई उसका परिवार में गलत व्यवहार करता हो, वो उसे देख के कर रहा हो, कोई उसका दोस्त ऐसा हो, या फिर क्लास में उसको उसे किसी के द्वारा उकसाया जा रहा हो। उसकी पृष्ठभूमि जाननी जरूरी है। ठीक है? आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता? मतलब अगर बच्चा गरीब परिवार से है तो उसका प्रभाव किस चीज पे नहीं पड़ता? आत्मसम्मान पर, सीखने की अक्षमता पर, जीवन यापन पर? बताइए किस पर नहीं पड़ता? उसका प्रभाव आत्मसम्मान पर भी पड़ते हैं। लोग पैसा देखते हैं आज के टाइम में, तभी सम्मान करते हैं, नहीं तो कोई किसी को नहीं पूछता।
बी, जीवन यापन, उसका खान पीन बेहतर नहीं होगा, उसका जीवन यापन अच्छा नहीं हो सकता, उसकी जो उसकी उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं हो सकती। सी, सीखने की अक्षमता पर, जो उसका सीखने का टैलेंट है या जो वो सीखना चाहता है वो उसका अपना इंटरनली टैलेंट है, उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी हर चीज पे जमीन से लेकर आसमान तक हर चीज पे प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको बतला रहा हूं, सीखने की क्षमता पर एक ऐसी चीज है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसका? इकोनॉमी कंडीशन का, गरीब परिवार का, कमजोर परिवार का। क्वेश्चन नंबर 13, एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि एक इफेक्टिव टीचर है, योग्य टीचर है और कार्य को समय पे करता है, तो उसके लिए आवश्यक है वह उच्च जाति से संबंधित हो, वह संप्रेषण में निपुण हो, सी, वह कठोर हो, डी, सभी। बताइए, जाति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कठोर हो कुछ नहीं पड़ता, उसके लिए आवश्यक है वह संप्रेषण में निपुण हो, योग्य हो। वो जो समझा रहा है, क्लास ले रहा है, कोई भी टॉपिक हो, कोई टेस्ट हो, कोई भी चीज हो, वो आपको इस प्रकार समझाए कि बेसिक जो बच्चा जीरो से है वो भी समझ सके और जो हीरो है वो भी समझ सके। तो संप्रेषण में निपुण हो, योग्य हो, उसका संप्रेषण अच्छा हो, उसकी ध्वनि ट्यून अच्छी हो, ताकि एक एक वर्ड, एक एक शब्द बच्चे की समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 14, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थी की कक्षा से व्यवहार वाले शिक्षक के लिए ... का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फिर देख लीजिएगा, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार, मिश्रित मतलब कोई 15 साल का है, कोई 14 का है, कोई 5 का है, कोई 10 का है, कोई 8 का, इस तरह व्यवहार वाले शिक्षक के लिए ... का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब किस चीज का ज्ञान, अगर इस तरह की क्लास है, मिश्रित आयु वर्ग के बच्चे हैं, तो अध्यापक को किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? उनके अभिभावकों का व्यवसाय का पता होना चाहिए, माता पिता क्या करते हैं, विकासात्मक अवस्थाओं, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक मतलब उसका रहन सहन, खान पीन, विकासात्मक अवस्था मतलब बच्चा विकास कैसे कर सकता है, कैसे वो विकास करेगा, कैसे वो सीख सकता है, कैसे वो आगे बढ़ सकता है, ठीक है, कैसे वो उसका मानसिक विकास हो सकता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है बी, एक शिक्षक को जरूरत है उसके विकासात्मक अवस्थाओं को जानने की। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से ... के अलावा सभी कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। मतलब के अलावा, एक चीज को छोड़ते हुए सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। अधिगम मतलब सीखने की क्षमता। शिक्षक की शिक्षण शैली, बी, जन्म से पहले मां द्वारा मदिरे का सेवन करना, सी, मंद बुद्धि, डी, सभी। बताइए, इसमें निम्न में से ... के अलावा सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। इसमें इसे छोड़ते हुए शिक्षक की शिक्षण शैली, इसे छोड़ते हुए सभी के कारण, इसके कारण भी हो सकता है और इसके कारण भी मंदबुद्धि के अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 16, गैगने एक मनोवैज्ञानिक थे, गैगने साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक एक बात है, निम्न में से किससे संबंधित है? गैगने ने कौन सा वो दिया था अपना थॉट? अधिगम का श्रेणी क्रम, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम का प्रबंधन। बताइए गैगने किससे संबंधित है? गैगने जो है अधिगम का श्रेणी क्रम दिया था इन्होंने, कि अधिगम का श्रेणी क्रम होना चाहिए या निर्धारित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन सा है? मोटिवेशन का कौन सा स्रोत है? ठीक है,
सीखना, चालक, प्रेरक या फिर इच्छा। बताओ अभिप्रेरणा का या मोटिवेशन का कौन सा स्रोत है? इसमें जो मोटिवेशन का स्रोत है वो है प्रेरक। प्रेरणा किसी चीज से सीख लेना या किसी चीज को देख के इच्छा जाहिर होना या हम जागना। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। जो इंटरनल होती है वो हमें आगे बढ़ाती है, जो एक्सटर्नल होती है वो कुछ समय के लिए होती है, वो लंबे समय तक आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। हमें आवश्यकता है इंटरनली प्रेरणा की। क्वेश्चन नंबर 18, व्यवहार में आने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है? मतलब व्यवहार में आने वाले अस्थायी जो परिवर्तन है जो अभ्यास के कारण होते हैं को क्या कहा जाता है? सीखना, सोचना, क्रिया करना या फिर कल्पना करना। कल्पना मतलब सोच विचार, इमेजिंग। क्रिया करना, एक्टिविटी करना। सोचना, किसी चीज के बारे में। सीखना, किसी चीज को करके सीखना। तो व्यवहार में आने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं सीखना। जब आप किसी कार्य को करते हैं तो उससे सीखते भी है और उसी के द्वारा आपका जो व्यवहार है उसमें स्थायी परिवर्तन हो जाता है। वो हमेशा के लिए आप चीजें सीख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? याद रखना क्वेश्चन आता है अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है वो मैस्लो ने दिया था। पूरा नाम है इनका अब्राहम मैस्लो। ठीक है, तो मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है क्या? आवश्यकता का सिद्धांत, मतलब नीड का सिद्धांत। इन्होंने बताया था कि जैसे जैसे बच्चे की नीड होगी वैसे वैसे उसका जरूरतें बढ़ेगी, उसकी आवश्यकताएं बढ़ेगी, वैसे वैसे वो नई नई चीजों को सीखेगा। शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत, मतलब मजबूती के साथ डिसीजन लेना। दी नन ऑफ दिस, कोई नहीं। अब्राहम मैस्लो ने जो सिद्धांत दिया था वो आवश्यकता का पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था। याद रखना, आवश्यकता का पदानुक्रम का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो। या फिर अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है वो किसका है? मैस्लो का है। ठीक है, अब्राहम मैस्लो। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का। पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, एक तो क्वेश्चन यही बनता है कि सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। आगे देखते हैं, का प्रतिपादन या प्रयोग किस पर किया था? मतलब इन्होंने, पावलोव ने जो सीखने का अनुबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत का मेजरमेंट किया था, जो दिया था इन्होंने, जो जिसका आविष्कार किया था इन्होंने, वो किस चीज पे इन्होंने खोज करके किया था? किस चीज पे इन्होंने अपना रिसर्च किया था? खरगोश पर, चूहे पर, बिल्ली पर या फिर कुत्ते पर? बताइए किस चीज पर इन्होंने इस चीज को एक्सपेरिमेंट करा था? ये इन्होंने, पावलोव ने जो सीखने का अनुबंध प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत का एक्सपेरिमेंट करा था वो करा था कुत्ते पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी। वेरी गुड। तो प्यारे छात्र और छात्राओं और अध्यापक एंड अध्यापिकाओं, ये था आज का हमारा 20 नंबर का टेस्ट जो मिक्सअप टेस्ट था। ये टेस्ट नंबर 18 है। इससे पहले आपके 17 टेस्ट हो चुके हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, वो प्ले लिस्ट में पड़े हुए आप कंटिन्यूटी के साथ और टॉपिक बाय टॉपिक भी आपको टेस्ट कराए जा रहे हैं। 13 टॉपिकों के आपके टेस्ट हो चुके हैं, प्ले लिस्ट में। बाकी नेक्स्ट जो टॉपिक रह रहे हैं वो भी आपको जल्द ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। आप ये बताइएगा कि आपको हमारी सीटेट की क्लास कैसी लग रही है। सीटेट के जो आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं कंटिन्यूटी के साथ, वो आपको कैसे लग रहे हैं? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी आप हमें बताएं। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ बने रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा और कमेंट आप जरूर करिएगा। थैंक यू।